कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मई मंथ का, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, मैं सिर्फ उसी पॉइंट की बात करूंगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि एक और सर, रवि कुमार शुक्ला कौन से डॉक्टर हैं? ऋषि कुमार शुक्ला हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सीबीआई के, हाँ। ठीक है। नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का एक इको फ्रेंडली फ्लोटिंग हाउस बनाया गया है। इको फ्रेंडली, आप लोग गूगल करके देखना बाद में, इको फ्रेंडली फ्लोटिंग हाउस। अब आपसे पूछा गया है फ्लोटिंग हाउस बनाया गया है, लेकिन ये कहाँ बनाया गया है, वेयर इट इज़ लोकेटेड। देखो मैं पहले न्यूज़ की बात करूंगा, फिर उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके की बात करूंगा। मैं उससे रिलेटेड जैसे मैं आपसे कुछ पॉइंट्स पे पूछते जाऊंगा, आप लोग बताते जाइएगा। तो आपको पता होना चाहिए यूएई, यूएई मतलब आप लोग लिख रहे हो ना मेरे साथ सब लोग, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यस सर। ठीक है। यस अच्छा, सर। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात थोड़ा सा हम और कर लेते हैं। इसमें वर्ल्ड का पहला फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। और दूसरा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, लिखते जाना मेरे साथ है ना, लार्जेस्ट स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन की बात करेंगे तो वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अच्छा, मैं आपको और बता दूं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक मिशन होप, मार्स मिशन का बात हो रही है। मिशन होप जो है किसका है, मार्स मिशन का है, और ये किसने इनिशिएट किया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में किया था, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा हम स्पोर्ट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन की, ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी जो हमारा हुआ है 2021 की, 2021 का हम बात करते हैं, तो हम सिर्फ विनर की बात कर लें जरा। विनर में 2 कैटेगरी होगा, कौन कौन होगा भाई, सर ये मिशन क्या है? क्या, ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस जो होता है ना, नहीं ये यूएई में थर्ड वाला क्या है, मिशन? होप, HOP, HOP, होप, ओके। मिशन होप, मार्स मिशन है, ठीक है। आगे जो मैं लिख रहा हूँ एग्जाम में आपको कंफर्म देखने को मिलेगा, इस बात की पूरी तरह से गारंटीड है, इसमें कोई आगे पीछे सोचने वाला बात ही नहीं है। मैं वैसे भी 20 में से सिर्फ 5 ही पिक करता हूँ जो मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का जो विनर है नोवाक जोकोविच है। कौन है, नोवाक जोकोविक, ठीक है। ये मेंस कैटेगरी का है, मैन कैटेगरी का है, ठीक है। और नियोमिक ओसाका, चलो तुम पूरा ही लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलोगे क्या मामला है, NAOMI, नियोमी ओसाका, ठीक है। ये फीमेल है, और ये कहाँ से है, अच्छा जोकोविक जापान। जापान से है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे जोकोविक जी कहाँ से हैं, सर्बिया से हैं। ये कहाँ से, सर्बिया के रहने वाले हैं। अब इसको याद करना है तो तुम लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हो, सिर्फ AN, A से हो गया ऑस्ट्रेलियन, और N से देखो नोवाक जोकोविक आता है, N से नियोमिक ओसाका भी है, और N से नोवाक जोकोविक भी आता है। कोई दिक्कत है बताओ जल्दी से, याद हो गया, विनर याद हो गया, A से ऑस्ट्रेलिया, N से मेल में जोकोविक, और फीमेल में नियोमी ओसाका। तो पहला लेटर ले लिया अपन ने, AN से, याद हो गया हमें। क्या ये सबको समझ में आ रही है बात, यस और नो? चलिए पहला लेटर देख लो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में भी देखोगे AN ढूंढो, N से आएगा। अब ऐसा तो नहीं कि खाली जोकोविक लिखेंगे, वो नोवाक तो लिखना ही पड़ेगा ना उनको, कि नहीं लिखना पड़ेगा, बोलो जल्दी बोलो, ठीक। आगे हम बात करते हैं इटालियन ओपन की, बात करते हैं इटालियन ओपन का, जरा समझ लीजिएगा। इटालियन ओपन 2021 का हम विनर की बात कर लें। इटालियन ओपन 21 में, इसमें भी 2 कैटेगरी होगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, ठीक। और राफेल नदाल, ठीक है, राफेल नदाल, ठीक है। अब ये बताइए राफेल नदाल कहाँ के रहने वाले हैं, चल भी आया 2 मिनट ब्रेक, 2 मिनट
ठीक है, क्या है? राफेल नदाल। राफेल नदाल, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो राफेल नदाल कहाँ के रहने वाले हैं, जल्दी बताइए। मैरिलोक का भाई स्पेन के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ वही। स्पेन के रहने वाले हैं, ठीक है। राफेल नदाल कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे फीमेल के मामले में बात करें तो फीमेल में ईगा स्वेटिक बोलते हैं हम लोग, ईगा स्वेटिक, या फिर आई स्वेटिक भी आप समझ सकते हैं, SWATIEK, ईगा स्वेटिक। और ये कहाँ के रहने वाली हैं? ये फीमेल है, तो ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। अगर फीमेल की बात करें, अच्छा ये बताओ, राफेल नदाल तो स्पेन, मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये फीमेल की है, लेकिन ये कहाँ की रहने वाली? पॉलिश है। पॉलिश यानी पोलैंड के रहने वाली है। पॉलिश प्लेयर, पॉलिश प्लेयर मतलब समझ रहे हो? पोलैंड, पोलैंड के रहने वाली, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया बात कि नहीं आया? बोलो जल्दी से, ठीक है। चलिए देखो, मैं वही लिखा रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है तो वैसे न्यूज़ बहुत सारे हैं, स्क्रीनशॉट में भेज देता हूँ आपको। चलिए मिटा देता हूँ इसको। नेक्स्ट। अच्छा, आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र से सब लोग रहने वाले हैं, तो पालघर का नाम सुना है आपने? पालघर का पॉइंट नंबर कौन सा था? सर वो मतलब वहाँ पे और कोई बार-बार आती रहती है। तो पालघर का एक चीकू नाम सुना? चीकू, चीकू एक फ्रूट होता है, फ्रूट। यस, तो हाँ, तो जीआईटेक फ्रूट, हाँ, वो ब्रिटेन भेजा गया है। तो पालघर का, पालघर महाराष्ट्र, हालांकि ये तो आप ऐसे आंसर सही कर भी सकते थे, महाराष्ट्र के, तो उसको हम बोलते हैं जीआई सर्टिफाइड, जीआई सर्टिफाइड। इसको हम बोलते हैं धानु गोलवड़ सपोटा। नाम सुने हो? नोजबेरी भी बोलते हैं। नहीं सुने होगे तुम लोग। अब ऐसा नाम रखे तो आप क्या कर सकते हैं? धानु गोलवाड़। अब जो है सो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। सपोटा, वो सोले की मतलब सोले में ये घोड़ा होते हैं ना, उसका नाम धानु है, उसका याद है। सपोटा, ठीक है। या फिर सीधा सीधा की बात करें, इसको हम बोलते हैं नेसबेरी, नोजबेरी, नेसबेरी, देख लेना क्या है तुम लोग, नेसबेरी, BERRY, ठीक है। और हिंदी में देसी स्टाइल में बात करें तो चीकू। अब इसमें अब इस ये नहीं समझोगे तो भगवान ही मालिक है तुम्हारा, ठीक है। तो ये कहाँ गया है? एक्सपोर्ट कहाँ किया गया है बताइए जरा, कौन से कंट्री में एक्सपोर्ट किया गया है? कहाँ किया गया है? ब्रिटेन, ब्रिटेन में किया गया है ना, ब्रिटेन में, ठीक, बढ़िया बात। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखो, आपको पता है कि अभी बेंगलोर में, मैं चाहता हूं कि आप इसका फोटो भी देखो, मैं आपको दिखाऊंगा, सन हेलो के नाम से दिया गया है, बहुत अच्छा है। मुझे भी काश चाहत थी कि मैं इसको देख पाऊँ। सन हेलो, इंडिया का सिटी है बेंगलोर। इंडिया का कहाँ सिटी है? इंडियन सिटी बेंगलोर में सन का एक अलग ही रूप देखा गया। आप देखना चाहोगे? अरे देखना चाहोगे? यस सर। मतलब सन ने तो मतलब खतरनाक ही अपना एकदम, बोलते एकदम सज धज के टसन में रहना। देखिए सन हेलो को एकदम मतलब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण दोनों एक ही दिन। बताइए, न्यूज़ पढ़ते हो ना जी तुम लोग? बेंगलुरु, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को इससे रिलेटेड एक पॉइंट और बात कर लेते हैं। चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया है, मालूम है आपको? चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया है, उसका नाम क्या है जल्दी बताओ? चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया, उसका नाम क्या है? HL2M। क्या नाम है? HL2M। समझ में आया बात? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात एक और है कि जापान ने एक वुडन सैटेलाइट भेजा है। वुडन सैटेलाइट, वुडन मतलब लकड़ी का सैटेलाइट, वुडन सैटेलाइट, ठीक है। और किसने भेजा ये? जापान ने। चलिए, अच्छा मैं आप लोगों, उसका नाम है लिंगोसान। चलिए, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि वुडन सैटेलाइट। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जो स्मोकिंग, नाम सुना है आपने? स्मोकिंग प्लस टोबैको, टोबैको कंजम्पशन में वर्ल्ड में इंडिया का रैंक कितना है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5, बोलो।
टोबैको करने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सिगरेट पीने वाले और गुटखा खाने वाले? वन हम्म फर्स्ट सेकंड तो नहीं। जो फर्स्ट बोल रहे हैं समझ लो उनके दाल में कुछ काला है। पूरी दाल डाली है सर। मे बी सेकंड सर। मे बी सेकंड नहीं, बिल्कुल सेकंड आंसर है। पहला कौन होगा? सोचो जरा कौन हो सकता है सबसे ज्यादा स्मोकिंग करने वाला? यूएस। अच्छा, यूएस। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, चलो मैं बता देता हूँ। पहला में सबसे ज़्यादा स्मोकिंग और करने वाले हैं चाइना, दूसरा में इंडिया, तीसरा में इंडोनेशिया। ठीक है, कोई सब तो मुझे याद ही है। चौथा नंबर पे है तुम्हारा कौन सा, ये यूएसए, यस। पांचवा है तुम्हारा रसिया। क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो जल्दी से, बोलो। यस सर। क्लियर है? तो चौथा है यूएसए और पांचवा रसिया। तो मतलब ये तो समझ गया ना, यहाँ से देख लेना तुम लोग, इसमें मैं ज़्यादा 30 मार्क खाने वाला बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 9 पे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपसे पूछ लूँ, और इस समय का अभी थोड़ा लेटेस्ट न्यूज़ है, मैं आपसे खुद ही पूछ लेता हूँ, मुझे आप बताएंगे। ठीक है? वर्ल्ड प्रोड्यूसर, थोड़ा स्टैटिक भी बात हो जाएगी और लेटेस्ट न्यूज़ को भी ध्यान में रखते हुए, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, एकदम सीधा सीधा एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, और अभी थोड़ा लेटेस्ट चेंजेस भी आए तो आप बताते जाइए मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ लीची की। लीची बताते जाना, सबसे ज़्यादा लीची कौन सा दुनिया में कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा लीची पैदा होता है? चाइना। वेरी गुड। चाइना। ये लीची क्या होता है? लीची क्या होता है? देखो वो जूस। अब देखो, ये तो बहुत वो व्हाइट कलर का। बेइज्जती वाली बात हो गई। नहीं सर, मतलब सुना ही नहीं और देख। अरे यार, अब क्या बोलो, मैं मराठी थोड़ी बोल सकता हूँ लीची को। देखो, देख लो लीची। एनर्जी ड्रिंक। अब ठीक है, अब ये मत बोल देना yes. ये स्ट्रॉबेरी है क्योंकि तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रॉबेरी नहीं है, इसके अंदर देख लो बीज होता है। ठीक है, तो पता चला कि अच्छा तो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी को लीची बोलते हैं। तो ऐसा मत सोच लेना, क्योंकि गलत सोचने वालों की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है सर। ठीक है, तो लीची में सबसे पहला चाइना है। ठीक है, अगला सवाल, अगर लीची पहला है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो इंडिया का रैंक कितना है? सेकंड। कैसे सोचे तुम लोग? तुक्का लगाए या फिर कॉमन सेंस लगाए? नहीं सर, बिहार से जीआई टैग देना। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तुम लोग ये सोच तो रहे होगे कि इंडिया का नाम ले, बट इतनी इज्जत नहीं दे पाए, नहीं कि यार इतना क्या, मतलब हद हो जाता फिर है। चलिए अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे ज़्यादा चाय प्रोड्यूस करने वाला, टी प्रोड्यूस करने वाला कौन सा कंट्री है? बताइए। असम। अरे कंट्री की बात कर रहे हैं तो आसाम बात कर रहे हाँ हैं। सर, चाइना। सॉरी। घर में खेती ना करो, थोड़ा देश से बाहर निकलो। चाइना। क्या है? चाइना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए, सबसे ज्यादा राइस पैदा करने वाला कंट्री कौन सा है? चाइना। चाइना, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सबसे ज्यादा वीट प्रोड्यूस करने वाला कौन है? चाइना। चाइना। उनका बस चले ना तो अंडा भी पैदा करे वो, आर्टिफिशियल। ठीक है, और वैसे भी दिखाते भी हैं कि मतलब जहाँ चीज़ों की जरूरत पड़ती है ना। चलिए, सबसे ज़्यादा कोयला, हमें इस बात का घमंड तो बहुत है कि धनबाद में धनबाद में बहुत होता है झारखंड में, लेकिन मुझे बताओ कंट्री के मामले में कौन है नंबर 1? चाइना। तुक्का लगा रहे हो? मिनिमम 2,40,000 टन्स। ठीक है, चाइना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कपड़े की। कपड़े के हिसाब से बात करें तो कॉटन में सबसे नंबर 1 प्रोड्यूसर कौन है? बोलो जल्दी बोलो। इंडिया। चाइना। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि काफी हद तक, चलिए अब इतनी इज्जत चाइना को दे दी तो अब इंडिया की भी थोड़ी इज्जत दे दें। इंडिया में इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस चीज का है? बताइए आप। जूट का है। किसका है? जूट का है। ठीक है, चलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ
कॉफ़ी की बात कर लेते हैं। मुझे बताओ कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? कौन से कंट्री कॉफ़ी सबसे ज़्यादा? ब्राजील। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही जवाब है, ब्राज़ील। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है? बोलो यस और नो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट में भेज देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। चाइना में करेंसी क्या चलता है, जल्दी बताओ। येन। चाइना का क्या चलता है? युआन चलता है। जापान येन, चाइना युआन। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग बात हम कौन से पॉइंट पे कर लिए थे हम लोग, बताइए जरा। 8 नंबर कर लिया, 9 नंबर। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपको पता है, पहले आपको ये बात पता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? डू यू नो दैट और डू यू नो और नॉट? टेल मी। हाँ जी। Yes, when company takes completely control over ownership, foreign direct investment. चलो देखते हैं, जरा समझिएगा। मान लो कोई कंपनी है, मान लो LIC ले लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो जरा समझना कि LIC अपने शेयर्स बेच सकती है किसी फॉरेन कंपनी को, यस और नो? बोलो यस और Yes, नो। sir. बेच सकती है, जरा समझिए। मान लो कि अगर LIC अपना या फिर कोई दूसरी कंट्रीज अपना 10% या लेस शेयर्स बेच रही है, या फिर कोई कंट्री 10% या उससे कम के शेयर्स खरीद रही है किसी कंपनी का, वो कंपनी जो इंडिया का है, ठीक है, इंडिया एस्टेब्लिश्ड है, तो उसको हम बोलेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे? FPO. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FPI। आया। यानी इन्वेस्टमेंट इज 10% और लेस, मतलब और लेस नहीं, लेस देन 10%, सॉरी, और लेस नहीं, गड़बड़ कर दिया मैंने, लेस देन 10%। समझ में आ रहा है बात? ऑलवेज लेस देन 8%, 7%। आपको पता है 9.9% का स्टेक फेसबुक ने खरीदा रिलायंस जियो का, यस पता है आपको? अरे बोलो ना यार, कैसी बात करते हो, पढ़ते नहीं हो तुम लोग करंट अफेयर्स? रिलायंस जियो का शेयर खरीदा फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने, मालूम है कि नहीं है तुम लोगों को? हाँ सर। बेकार मामला है यार तुम लोगों का तो एकदम से, हैं? चलो उतना लंबा नहीं डालेंगे अपन, शॉर्ट में डालते हैं। देखो, दिखा आपको? मैं ज़्यादा नहीं डाला हूँ। फेसबुक बाइज 9.97 स्टेक इन रिलायंस जियो फॉर $5.7 बिलियन। यानी मीटिंग हुई इन दोनों की। यानी जियो कमाएगा तो मार्क जुकरबर्ग भी कमाएगा। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि 100% से थोड़ा-थोड़ा करके बेच। अब देखो, अब मैं आपसे तो इतना, देखो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, तुम बीच में बोलो मत, ठीक है? ओके सर। अब मैं आपसे बस इतना पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताओ FPO हुआ या FDI हुआ है? FPI हुआ, बस यही हमको आपको जानना था। इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये कि अगर 9%, 8%, 7% कोई बाहर की कंपनी इन्वेस्ट करती है शेयर्स लेने के लिए सर्टेन अमाउंट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो आप ये बात समझिएगा कि लेस देन अगर 10% है। और देखो कितना दिलचस्प बात है, अगर जैसे ही 10% अगर बेच देता ना मुकेश अंबानी, मेरी बात समझ रहे हो? हेलो, यस, अगर 10% इक्वल बेच देता तो FDI हो जाता। और ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आता किसको? मुकेश अंबानी, क्योंकि वो अपने आप को भी क्या है, ही इज द रिचेस्ट मैन। तो वो बोलता है कि मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है जी, ग्रोथ की बात है, चलो ठीक है 9.9% ले लो, नो प्रॉब्लम। बट 10% जैसे लेता तो FDI बन जाता। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेगा, और इतनी बड़ी कंपनी, मूवी मुकेश अंबानी जैसा आदमी, मतलब डाइजेस्टेबल बात ही नहीं है कि FDI लेना पड़ गया। किसको? किसको? मुकेश अंबानी जैसे इंसान को, ठीक है? तो लेस देन 10%, समझ में आ रहा? इन्वेस्टमेंट, ठीक है? और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तय उन लोगों के बीच में होता है कि आप अपने शेयर्स की वैल्यू कितनी रखते हो, ठीक? अगर रहेगा इक्वल टू
और मोर देन क्या 10%। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? यस और नो बताइए। हाँ सर। इक्वल टू और मोर देन 10%, तो इसको हम क्या बोलेंगे? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि अगर आप देखेंगे लेटेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपना ओपन कर दिया था 74% शेयर बेचने के लिए। बड़ा दिलचस्प बात है कि हालांकि इनको इंक्रीज करना था, आगे बढ़ना था, तो ये दे आर ओपन मार्केट कि ठीक है कोई खरीद सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फिलहाल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है इक्वल टू और मोर देन 10%। तो इम्पॉर्टेंट ये बात तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे सबसे पहले बताइए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला कौन सा कंट्री है? कौन से कंट्री ने इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया? रैंक 1 चाइनीज कंपनी। चुप रहो, बकवास। हाँ सर। मैं जो बोल रहा हूँ, हाँ भाई, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बाय कंट्री इन इंडिया, कंट्री सिंगापुर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। गूगल पे देखे क्या कि पहले से पता था? पता था सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सिंगापुर। ठीक है, तो इस सबसे रैंक वन में कौन है इन्वेस्टमेंट करने वाला? जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया वो है सिंगापुर। चलिए दूसरा रैंक 2 की बात बताइए, कौन किया है? बोलो। USA। समझ में आ रही बात? रैंक 3 मॉरिशस। दिलचस्प लगता है कि इतनी छोटी कंट्री हो करके इंडिया में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत दिलचस्प लगता है ये बात। चलिए यहाँ से आपको आई थिंक रैंक 4 नहीं पूछेंगे, टॉप 3 में रैंक 3 पूछ सकते हैं बस। लेकिन अब हम बात जो करने वाले हैं बड़ा दिलचस्प है कि कौन से स्टेट ने सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। रैंक 1 स्टेट ऑफ इंडिया। गुजरात। वेरी गुड, स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है? रैंक 1 में है गुजरात। सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या जो भी इन्वेस्टमेंट है वो गुजरात में हुआ। तो चलिए ये बात आपने बहुत अच्छा बताया। चलिए रैंक 2 बताइए। कर्नाटक। गलत बात, महाराष्ट्र। दूसरा रैंक में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है वो है महाराष्ट्र। रैंक 3 में आपका कर्नाटका है। रैंक 3 में क्या है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी बहुत सारे लोग आते हैं कंपनी में, अपना कैपिटल डालते हैं, ग्रो करते हैं, खुद भी कमाते हैं, लोग भी कमाते हैं, है ना। स्विगी वो ले लो, जो भी लेना है आपको, बड़ी कंपनीज का स्टार्टअप हो, जो भी करना है आपको, ठीक है। मिडिल अमेजन का भी कर्नाटक बैंगलोर में ही है। तो समझ में आ रही बात? महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे और कर्नाटका तीसरे नंबर पे, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। और अच्छा थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, मुझे बताइए आप कि कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट हुआ है? सिंगापुर कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट की है? बोलिए, बोलो जल्दी से। 29%। समझ में आ रही बात? कितना? 29%। दूसरा USA ने कितना किया? जल्दी बताओ। ओवरऑल जितना भी FDI इंडिया में आया है, अगर रैंक 2 पे USA है तो कितना है? जल्दी बताइए। 23% जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है फॉरेन टोटल कैपिटल को मिला के, अगर हम उसको फिल्टर करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा है मॉरिशस। कितना है? मॉरिशस 9%। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं? Yes, sir. तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि विच स्टेट इज द हाईएस्ट रिसिपिएंट ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? ऑप्शंस आर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली। गुजरात। गुजरात, बिल्कुल सही। विच कंट्री इज द हाईएस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया? सिंगापुर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। और ये बात अपन कर रहे हैं कौन से ईयर की? 2020 और 21 की, यानी अभी लेटेस्ट की बात हो रही है, पुरानी बातें नहीं कर रहे अपन, बिल्कुल एकदम फ्रेश बातें कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे वाला बात, ठीक है। सर दोनों सेम है, 21 लिख दिया मैंने, और यार 2021 लिखना चाहिए ना, 2021, ठीक है, ठीक कर लो भाई। खैर तो बेसिक कॉमन सेंस की बात है, बट ठीक है, फिर से मैं डाल देता हूँ, इसमें क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट,
अच्छा, अभी एक लेटेस्ट एक मिनिस्ट्री बनाया गया है जिसका नाम है गार्जियन मिनिस्ट्रीज। क्या नाम है? इसको मिटा देता हूं मैं। गार्जियन मिनिस्ट्री, गार्जियन मिनिस्ट्री, GUAR, गार्जियन मिनिस्ट्री। अब ये क्या काम करेंगे जरा बताएंगे आप? व्हाट इज क्या लगता है इस गार्जियन मिनिस्ट्री का क्या काम होगा, बताओ? कि पूरे देश में या पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नेंस है प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, प्रॉपर गवर्नेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे लोकपाल होता है ना कि किसी ने फ्रॉड तो नहीं किया, चोरी तो नहीं किया, उसी तरह से एग्जाम्पल मॉनिटर, गाइड करना है ना। हाँ, गाइड नहीं, मतलब मॉनिटर करना, मतलब आप कह सकते हो कि सब जगह ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन एक प्रॉपर मिनिस्ट्री बनाया है, गार्जियन मिनिस्ट्री। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक बात बताओ, तुम लोग को मम्मी पापा तुम्हारे कौन है, पेरेंट्स हैं या गार्जियन है? पेरेंट्स। बट टेक्निकली आप बोलते हो कि मेरे गार्जियन मेरे मम्मी पापा ही हैं, बट अगर मम्मी पापा अवेलेबल नहीं हैं तो कभी कभी आपके बड़े भाई बन जाते थे गार्जियन, कभी कभी आपके मामा जी बन जाते थे, कभी अंकल बन जाते थे। क्या ये मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो, यस और नो होता था, बोलिए यस और नो। तो इसका मतलब क्या, एक्चुअल में हमारे पेरेंट तो नरेंद्र मोदी जी है, लेकिन गार्जियन भी तो होना चाहिए ना, कि मोदी जी अगर बिजी हो तो कोई दूसरा आदमी भी संभालने के लिए होना चाहिए कि नहीं? मैं हूं ना सर। ठीक है, देखो तुम बकवास बंद करो, है ना। तो प्रॉपर गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने गार्जियन मिनिस्ट्री बनाया जो ओवरलुक करने का। एक्चुअल में क्या होता है कि हर काम मिल बांट के करना चाहिए, तो थोड़ा सा इन्होंने पावर दे दिए। और ये गार्जियन मिनिस्ट्री जो है किसके हाथ में गया है, कौन से स्टेट के हाथ में गया है? कौन सा स्टेट इसको देखेगा? आसाम देखेगा। आसाम। चलिए थोड़ा सा मैं आसाम से रिलेटेड बात कर लूँ मैं आपसे। तो मुझे बताइए सबसे पहले आसाम का कैपिटल क्या है? चलो पहले इजी सा क्वेश्चन पूछता हूँ, कैपिटल क्या है आसाम का? कैपिटल क्या है? सीएम का नाम क्या है? गवर्नर का नाम क्या है? गवर्नर, हाँ। चलिए, नेशनल पार्क कौन कौन से है जरा बताइए जल्दी से, थोड़ा सा मैं आप लोगों का बेसिक चीज़ें चेक कर लूँ। नेशनल पार्क कौन सा है? कैपिटल कौन है? सीएम कौन है? देखो एक एक करके चलेंगे ना। कैपिटल कौन है? कैपिटल क्या है जल्दी बताओ। दिसपुर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं, मुझे बताइए आसाम में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? चलिए अपन थोड़ा बात कर लेते हैं आपसे, बताइए कितने डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल? बोलिए, बोलो। अरे 34 डिस्ट्रिक्ट है, एक बड़ा बेकार मामला है तुम्हारे जी। अच्छा मुझे बताओ सीएम कौन सा है? तो हेमंत बिस्वा नाम का, हेमंत बिस्वा जी हैं क्या? ठीक है, बिस्वा, हेमंत बिस्वा। याद करने का बहुत तरीका है, जैसे हेमंत से आप हिमालय सोच सकते हो, हिमालय पर्वत के नीचे, तो पर्वत हेमंत साहब हिमालय में चढ़ गए, चुप रहो, बाबा बन गए। चुप रहो। आसमान के नीचे क्या है? हिमालय है, तो आप सोच सकते हो हेमंत बिस्वा, जैसा आप याद करना चाहो। अच्छा, जगदीश मुखी कौन है इसके? गवर्नर है जगदीश मुखी जी इसके कौन है? लिख रहे हो ना सब लोग साथ में? कैसे टाइम पास चल रहा है सब लोगों का? ठीक है, चलिए नेशनल पार्क की बात करें तो इसको याद करें, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, देखो इसको याद वैसे भी आप कर सकते हो कमोन करके, KMON। अब बोलोगे सर कमोन क्यों लिख दिया आपने? के से हो गया काजीरंगा, M से मानेरी, O से औरांग, N से नामेरी हो गया, और M से मानस। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, के से क्या हो गया? काजीरंगा। ठीक है, क्लियर है? काजीरंगा। M से क्या हो गया जल्दी बताओ जल्दी से? मानस। ठीक है, O से क्या? औरांग। इट्स नॉट ऑरेंज, इट्स औरांग। ठीक है, फिर N से क्या हो गया? नामेरी, है ना, नामेरी। चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, बट ये जो पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ भाई, हो रहा है क्या सब लोगों का? नहीं सर। तो देख लो, वापस ज्वाइन कर लो, आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? बढ़िया चल रहा है? यस और नो बोलो। यस। ठीक है, समझ में आया ना बात? क्लियर है कि नहीं? ठीक है,
अच्छा, मुझे मैंने आपको सिंगापुर ने कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट किया है तो बता दिया था आपको, ठीक। एक चीज़ मैं और बता दूं कि 29। हाँ, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा आप लोग कि ओवरऑल एफडीआई का ग्रोथ कितना परसेंट है पिछले साल के कंपैरिजन में? 19% है। कितना है? 19%। कितना है? 19%, मतलब 19% ज़्यादा पैसा आ रहा है अभी। बात क्लियर है? समझ में आ रही है कि नहीं बात? यस सर। अगला पॉइंट बात करते हैं। एक ओपीडी पोर्टल खोला गया है जिसका नाम है सेहत ओपीडी पोर्टल किसने खोला, जरा जल्दी बताओ? डिफेंस मिनिस्ट्री ने। किसने? डिफेंस मिनिस्ट्री। बात क्लियर है? सेहत नाम का जो है डिफेंस मिनिस्ट्री। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। एक बहुत बचपन में, अगर आई डोंट नो कि आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, एक बुक था, ठीक है, एक पर्सन है जिसका नाम है एरिक कार्ले। आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बहुत फेमस है। मैं आप कहोगे तो मैं दिखा भी दूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट ये रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना? हो रहा है, ठीक है। एरिक कार्ले ने एक बुक लिखा था बच्चों के लिए। फॉर क्या, किसके लिए लिखा था जल्दी बताओ? चिल्ड्रन। और बुक का नाम क्या था मालूम है? द वेरी हंग्री कैटरपिलर। क्या नाम था बुक का? बोलो जल्दी से। द वेरी हंग्री कैटरपिलर बुक, ठीक है, हंग्री कैटरपिलर। मैं दिखा पिलर, ठीक है। तो आपसे फिलहाल इनका डेथ हो गया है ना, बस ये बताना था आपको। तो आपसे पूछा जाएगा कि एरिक कार्ले एक जिनका बुक आया था कौन सा आया था, तो पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? द वेरी हैंग्री कैटरपिलर, बच्चों के लिए, ठीक है। उनका रिसेंटली क्या हो गया? डेथ हो गया। आपसे ये भी पूछा सकता है एरिक कार्ले क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन है, बताइए, म्यूजिशियन है, ऑथर हैं, क्या बोलेंगे आप? ऑथर है, राइटर हैं, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, डिपेंड करता है। ऑथर रहेगा तो राइटर नहीं रहेगा, राइटर रहेगा तो ऑथर नहीं रहेगा, दोनों चीज़ें नहीं देंगे वो, ठीक है। चलिए, ये बात आप लोगों को बात समझ में आई? आप बुक देखना चाहेंगे या फिर इट्स ओके? यस सर, देखना चाहिए। वैसे तो तुम ऐसे ही टाइम पास करते हो। ए हंग्री कैटरपिलर, हैप्पी बर्थडे। ये देखिए इनका डेथ हो गया है ना। ये बुक था, हालांकि इसका एनिमेटेड फिल्म भी इन्होंने बनाया है। तो ये है एरिक कार्ले, देख रहे हो आप? एरिक कार्ले एज एट 91 ईयर्स का एज था इनका, और इनका डेथ हो गया है, ठीक है। याद करने का तरीका भी ये भी होता है कि आप गूगल पे सर्च करते हो ना, यहाँ पे ऑडियो बोल के, तो चीज़ें आप लोगों को याद ज़्यादा देर तक रह सकता है, ठीक है। चलिए, यस, मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया ना आपको। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। और मेरा तो मैं अभी आप लोगों से कुछ पॉइंट और डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। देखिए, होता क्या है कि हमारे जीडीपी के लिए अलग अलग एजेंसीज कुछ एस्टिमेट करती है कि हमारा इंडिया का जीडीपी कितना ग्रोथ होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2020 जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2021-22 की। 21-22 की कर ले पहले, चलो पहले 20-21 की करते हैं। पहले 20-21 की। 20 का है 3.6%। मैंने ये बोला कि किसने किया है? अपने मन से बोलना शुरू कर दिए तुम। बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो पहले हमें ये बात समझना होगा कि 2020-21 के लिए एसबीआई ने ग्रोथ रेट हमारा कितना बोला था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जितना टर्नओवर हुआ, तो उसने एसबीआई ने बोला -7.3%, यानी हम निगेटिव ग्रोथ में जा रहे हैं। आपको पता है पेंडेमिक के वजह से, यस और नो? बात क्लियर है। लेकिन एसबीआई ने ये बात भी बोला कि 2021-22 में एसबीआई का एस्टीमेट है कि हम लोग कितना पॉजिटिव ग्रोथ दिखाएंगे। तो पॉजिटिव ग्रोथ जो होगा हमारा प्लस का 10.4% होगा। कितना होगा जल्दी बताओ? प्लस का 10.4%। तो ये तो था कहानी किसका? एसबीआई का था। फिर अगला आता है
NSO। और ये रियल बॉडी है, ओरिजिनल बॉडी है, ट्रू बॉडी है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो बताती है, ये कहीं ना कहीं क्या होता है? इम्पॉर्टेंट या फिर एक्सेप्टेड होता है। तो हम बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे 2020-21 की। पैंडेमिक के पिछली बार हम लोग बुरी तरह से कोलैप्स हो गए थे, लोगों को खाना का प्रॉब्लम हो गई थी, लोगों को घर पहुंचाना पड़ गया था, तो वो सब चीज़ें हो गई थी। तो नेगेटिव ग्रोथ में हमने दिखाया था, एनएसओ ने, उन्होंने बोला था माइनस का 7.7%। कितना? सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि नेगेटिव ग्रोथ कितना होगा, 7 बट 2021-22 में एनएसओ ने बोला है कि हम चीज़ों को संभाल लेंगे और हम पॉजिटिव ग्रोथ दिखाएंगे। कितना परसेंट दिखाएंगे भाई? +11%। क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको? यस और नो बोलो, क्लियर है सबको? हाँ जी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपसे एक बात और पूछ लूँ, मुझे बताइए एसबीआई के चेयरमैन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ एसबीआई? एसबीआई के चेयरमैन का नाम क्या है बताइए, बोलो। दिनेश कुमार। दिनेश कुमार खरा या खारा, जो आप बोलना चाहेंगे, दिनेश कुमार खारा। तो चलिए मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, एसबीआई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था बताइए? वैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था, आपको बताया था ईयर कौन सा था? 1955। 1 जुलाई 1995। और 1 जुलाई, यानी हर 1 जुलाई, पहले जुलाई को हम क्या बोलते हैं? एसबीआई डे। क्या बोलते हैं? एसबीआई डे। 1 जुलाई को हम बोलते हैं एसबीआई डे। कब बोलते हैं भाई? सर 1935 की 1995? 55 आई 55 35 क्यों? नहीं, वहाँ पहले 1935 लिखा था इसलिए। 35 नहीं था, वो 55 ही था। देखने में थोड़ा आगे पीछे लग रहा होगा तुमको। ओके। 35 नहीं, अरे 35 में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया था। कुछ भी बोलते हो क्या? 1955, ठीक है। तो 1 जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ये तो कहा जाता है कि अमीरों का खेल होता है, लेकिन ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एट द एज ऑफ 50 के एज में, 50 साल का एज हो गया ये भाई साहब का, प्लेयर का, और फिर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया किस में? गोल्फ में। कौन सा गेम में? पीजीए। पीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ऑफ अमेरिका। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है, और एज कितना था इनका? 50 साल का एज था। सोचो कितनी ताकत है इनके अंदर। बट इनका नाम क्या है? आपसे पूछा गया था नाम क्या है, तो इनका नाम है पी माइकलसन। वैसे तो इसको फिल बोलते हैं, फिल माइकलसन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइकलसन, MICKELS, फिल माइकलसन। और ये कौन है? अमेरिकन गोल्फर है। कौन है? अमेरिकन गोल्फर। सब लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? जल्दी बताओ। यस सर। कि हर चीज स्क्रीनशॉट आ ही रहा है तो कोई बात नहीं, बढ़िया चल रहा है, हाँ? ऐसा ना करना, समझ रहे हो बात को? नहीं। चलिए अब हम लोग जो बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बात करो। आप देख रहे हो कि मैं हर लगभग इकोनॉमी का बात किया, स्पोर्ट्स की बात किया मैंने, है ना? तो कहीं ना कहीं अवार्ड्स की बात की, तो मैं हर जगह थोड़ा थोड़ा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो आप लोग? यस और नो? चलिए अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये तो 13 नंबर था ना, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो 15 ले लेते हैं, कोई पॉइंट बात नहीं। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, नासा। पहले मुझे बताइए, नासा का नाम सुना है आपने? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस। हाँ बोलो बोलो। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, नासा का फुल फॉर्म। यस और नो?
नहीं बोलोगे तो मुझे ही लिखना पड़ेगा फिर। नेशनल स्पेस की ओरिएंटिक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एरोनॉटिक्स, ठीक है, और एरोनॉटिक्स, ठीक है, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा था एक बार, बट यहाँ पे स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की जगह पे एसोसिएशन लिख दिया था, तो बच्चे ने एसोसिएशन पे टिक लगा दिया, तो ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नासा, नासा ने किसके साथ मिल करके एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बोलो, अर्थ, बोलो बोलो, अर्थ ऑब्जर्वेटरी, यानी अर्थ के मूवमेंट, अर्थ का पूरा चीज़ें पता लगाना है। तो अर्थ ने किस बॉडी के साथ मिल करके अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट कह सकते हैं का क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है। तो कौन है बताओ जरा, कौन है, इसरो। क्या है, इसरो। इसरो, इसरो का फुल फॉर्म क्या है पहले बताओ। नासा है किसका, तो आप बोले, बोलो जल्दी से, किसका है भाई, अमेरिका। अमेरिका। इसरो किसका है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का है, ठीक है। ये तो हम कुछ चीज़ें बात कर चुके हैं, हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इस मैटर पे। तो पहले तो मैं आपको नासा से रिलेटेड बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, नासा से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अच्छा, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु, पहले बेंगलोर बोलते थे बट अब बेंगलुरु बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, मैंने अभी आपको बताया था 1860, 1969 या 1869, जल्दी बोलो। 1969। हाँ, इस बार गड़बड़ करते हैं ना, सामूहिक मर्डर हो जाता है, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, चेयरमैन की अगर हम बात कर ले तो चेयरमैन कौन है, जल्दी बताओ। के सिवन, ठीक है, के सिवन, ठीक। चलिए, थोड़ा सा नासा के बारे में बात कर लेते हैं, नासा के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, न्यूज़ तो इतनी सी थी कि नासा और इसरो मिल करके एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट डेवलप करने की बात की है, ठीक। अब नासा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये अमेरिकन स्पेस एजेंसी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका का है, इसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं, मुझे बताइए इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, नासा का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1958 में हुआ था। अगर हम इसका जुलाई हेडक्वार्टर की बात करें हम लोग, तो ये वाशिंगटन डीसी। देखो, इसको याद करने के लिए आप ऐसे भी सोचते हो, नासा में नास है और वासा में वास है, ठीक है। चलो, ये से या फिर नासा, बकवास ना करो, ठीक है। अगला है चेयरमैन, ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे क्या नासा का न्यूयॉर्क भी लगा देते हैं, तो ये गलत बात है, इसीलिए मैंने बोला कि चलो थोड़ा बता देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत है। नासा में नास और वासा में वास। चेयरमैन बिल नेल्सन, बिल नेल्सन है, ठीक है ना, बिल नेल्सन, बिल नेल्सन। बिल नेल्सन कौन है, नासा के एक्टिंग चेयरमैन। क्या ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, बोलो। यस सर, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों को एक खतरनाक न्यूज़ सुनाता हूँ मैं आपको। व्हाट्सएप ने दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर क्या कर दिया, एफआईआर कर दिया, मालूम है आपको, नासा कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ने, मालूम है आपको, अरे मालूम है, व्हाट्सएप ने, व्हाट्सएप फाइल्ड ए सूट, ठीक है, अगेंस्ट इन दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। अब देखो, मामला क्या था मालूम है, मामला ये है अगेंस्ट न्यू आईटी रूल्स, अगेंस्ट न्यू आईटी रूल्स। अब न्यू आईटी रूल ये बोलता है कि आप हमारे इंडिया में, एक छोटा सा बात तुम लोग से ही पूछ लेते हैं, एक बात बताओ, तुम अपने फ्रेंड से, अपने भाई से, अपने पापा से क्या चैटिंग करते हो, क्या नहीं करते हो फ्रेंड से, बाकी तुम लोग समझदार हो मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। क्या ये ऑथराइज है कि हमारे चैट कोई और पढ़े, कोई जाने, कोई समझे, बोलिए, क्या ये ठीक है? कैसी भी बातें हो, अच्छी हो, बुरी हो, मारने मुराने की बातें हो, प्यार मोहब्बत की बातें हो, या फिर टेरर से रिलेटेड बातें हो, धमकी की बातें हो, सुपारी मारने मुरने की बातें हो, कुछ भी हो,
क्या ये सही है कि हमारे चैट को कोई और पढ़े? नहीं। तो क्या सरकार मांग सकती है हमारे डिटेल को? अब देखो, आप लोग तो ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हो भाई, समझदार हो आप लोग, मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बट आप लोग ऐसा थोड़ी ना टेररिस्ट वाला काम करने लगोगे। लेकिन यहाँ पर जो भी अटैक होता है, जो कुछ भी होती है, तो दिल्ली गवर्नमेंट हो या फिर हमारी सरकार बोलती है कि ठीक है हमारे को डिटेल दो भैया कि हमारे इंडियन लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें ही पता नहीं चलता है कि हमारे ही क्या है, थाली में छेद है। बराबर समझ रहे हो मेरी बात? तो हालांकि तुम्हारे पर्सनल चैटिंग जो है, प्यार मोहब्बत की चैटिंग से देश को कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारा पर्सनल लाइफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट कहीं भी काउंटर अटैक जैसा सिस्टम हुआ तो सीधा अंदर डाल देंगे वो। एनकाउंटर मतलब जो भी है डालेंगे या नहीं डालेंगे, वो सीधा सीधा बात ये है कि आप जो है मुझे वो डिटेल्स दीजिए, लेकिन टेक्निकली इसका मतलब ये प्राइवेसी खत्म होगी ना इंडियंस की, लोगों की। गूगल को तो सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है दुनिया में, कौन क्या बातें करते हैं, कौन क्या मेल करते हैं, क्या फ़ोटो अटैच करते हैं, क्या अपलोड करते हैं, अच्छे बुरे जितने भी हैं, आप खुद समझदार हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, हैं क्या फ़ोटोज़ डालते हो, तो गूगल को सब पता है। लेकिन क्या गूगल ऑथराइज है किसी को देने के लिए? बताओ, क्या ऑथराइज है? कुछ भी अच्छी बातें हों, बुरी बातें हों, ट्विटर में तुम बहुत बुरी बुरी बातें कर देते हो। क्या ट्विटर अपने मन से कोई लेता है कि अपने आप से डिलीट कर देता है कि नहीं नहीं, ट्विटर को लगा, ट्विटर के मालिक को लगा नहीं नहीं ये गलत है तो हम डिलीट कर देते हैं? ऐसा होता है? ठीक है, लगता है कि बहुत कंट्रोवर्शियल है तो समझ में आती है बातें, प्राइवेसी के कोई चीज़ें अभी मतलब ट्विटर में कुछ तो प्रभास के ऊपर हुआ था, तो कहने का मतलब यही है कि इस पे वो मतलब मिशन इम्पॉसिबल 7 के व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में क्या कर दिया, FIR कर दिया। तो ये बहुत हॉट न्यूज़ है। हालांकि एग्जाम में पूछेंगे नहीं क्योंकि निगेटिव न्यूज़ नहीं पूछे जाते, बट ये नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आया? चलिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखते हैं एंड देन विल क्लोज फॉर द डे। चलिए, इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि अभी तक तो मर्सिडीज़ कोई ख़रीदते थे तो तारीफ़ लोग करते थे, पहली बार तारीफ़ उनकी हुई है जो उन्होंने सबसे महंगा दवाई खाया है। उनका नाम है मोहब्बत सिंह। क्या नाम है? अपनी इलाज कराने के लिए उन्होंने क्या खाया? इंडिया में बनी हुई सबसे महंगी दवाई। 2 दवाई का कॉस्ट है 59,000 के आसपास है। कितना है? 59,000। जरा समझिएगा, पूछा गया है कि पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट इंडियन, पहला इंडियन, ठीक है, टू टेक एन एंटीबॉडी कॉकटेल। एंटीबॉडी कॉकटेल मतलब कि अगर ये दवाई आपने खा लिया ना तो कोरोना के चाचा भी आके आपसे मुलाकात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, बीमार होने से पहले, ऐसा नहीं कि बीमार हो गए तो घर बेच करके, नहीं, बीमार होने से क्या, बोलो जल्दी, पहले शक्ति मिलती है, बीमार होने से पहले खाना है तुमको। और ये पहला इंसान, लोग तो च्यवनप्राश से काम करते, पहला, बहुत सारे इंसान तो बोलते हैं भैया हम इम्यूनिटी ठीक करने के लिए दूध पी लेंगे, जूस पी लेंगे और च्यवनप्राश खा लेंगे। ये भाई साहब बोले हम दवाई खा लेंगे, और उस प्राणी का नाम है मोहब्बत सिंह। आप देखना चाहते हो इस आदमी को, मोहब्बत सिंह को? हैं कि वैसे तो मोहब्बत सिंह, देखिए जी, इन्होंने दवाई खा लिया भाई। एंटीबॉडी लिखना पड़ेगा भाई, एंटीबॉडी। मोहब्बत अब बेचा देखो क्या आएगा न्यूज़, क्योंकि ये मतलब फर्स्ट इंडियन। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इंडिया में सबसे पहला इंसान कौन है जिसने वैक्सीन लगवाया? अनिरुद्ध। सबसे पहले, हाँ, आप लोग ये देख लीजिएगा, यही दवाई का नाम है, ठीक है, कासीरी वीमैब और इंडेविमैब। सिप्ला और कौन सी कंपनी है? सिप्ला कंपनी है, और किसके साथ वो मिल करके बनाई है वो मैं ध्यान से होती है, बट सिप्ला एक कंपनी है, ठीक है, मैं बताता हूँ, गिव मी 1 मिनट। तो सिप्ला, हाँ यही तो है, रोसे कंपनी अमेरिका की है, समझ में आ रही है मेरी बात? और इंडिया, रोसे और अमेरिका की जो मतलब कंपनी है रोसे, और कौन? अच्छा, ये कोविड पेशेंट है, ओके 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 ओके।
तो कोविड पेशेंट है ये भाई साहब, और इसकी प्राइस कितनी है, इसके प्राइस 59,820। 59,000 रुपीज़। तो ये भाई साहब देख लो, ये लग रहा है, नहीं ये नहीं है, ये रोसे कंपनी है, ठीक है। तो दवाई का नाम भी लिख लीजिए, हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले। और पहला इंसान किसको दिया गया, तो उसका नाम क्या है, मोहब्बत सिंह, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये तो दवाई का नाम है, दवाई का नाम लिख लीजिएगा आप लोग। मैंने दवाई का नाम क्या बोला, ये मैं आपको वैसे भी मैं लिखने वाला था, कासिरी वीमैब और इन देवी वीमैब। कासिरी वीमैब, देखो कैसा नाम है ये, कासिरी वीमैब और एंड इम डेवीमैब, है ना, देख लेना भाई स्पेलिंग, डेवीमैब, ठीक है। और सिप्ला मिल करके बनाई है किसके साथ, रोसे के साथ, मेड बाय, कौन कौन मिलकर बनाई है, सिप्ला और कौन, कंपनी का नाम क्या है, रोसे, रोसे क्या कैसे रसिया, सिप्ला और रसिया मिल के बनाई है, ठीक है। और इसका दाम जो है लगभग 59, मतलब 60,000 पकड़ लो, राउंड फिगर में 60,000 पकड़ ही लो, इसमें कोई दिक्कत, मैं लिख ही देता हूँ, एग्जैक्ट ही लिख दूँ क्या, ठीक है। एक डोज का हम बात बोल रहे थे, रुपये लिख ही देता हूँ, इतना क्या दिक्कत है, 59,750 रुपीज़, 59,750 रुपीज़, एक सेकेंड, ठीक है। तो 59,000 कितना, 750 रुपीज़। बात क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस, बात क्लियर है, ठीक है। और लास्ट जो है, एक और देख लेते हैं, थोड़ा जगह बचा हुआ है तो लास्ट देख लेते हैं, देन विल क्लोज, ठीक है। लास्ट देखो यहाँ पे, देखो आप लोगों को पता है कि हम लोग जो कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट करते हैं, कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट का मतलब क्या होता है भाई, आप लोग डेबिट कार्ड से देते हो, वायरलेस पेमेंट कर देते हो, है ना, करते हैं ना कॉन्टैक्ट लेस। तो ये जो भी पेमेंट होता है वो कौन मैनेज करता है, आपको मालूम है, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। डू यू नो दिस, यस और नो, टेल मी। जितनी भी पेमेंट करते हैं आप, UPI से पेमेंट करते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, ये जितनी भी चीज़ें आप करते हो, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन छूट गया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI बोलते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसके साथ हाथ मिला लिए, उसका नाम है पेकोर। क्या नाम है, पेकोर। और ये कौन सी कंपनी है, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन कहाँ की कंपनी है, अच्छा मैं आपसे पूछूं, ऑप्शन दूं आपको, ये कंपनी है चाइना की, जापान, USA, जर्मनी। अंदाजा लगाओ ये पेकोर कंपनी कौन से कंपनी होगी, कौन से कंट्री की कंपनी होगी, हाँ बोलो, USA, वेरी गुड, बहुत अच्छे, जर्मनी, USA की कंपनी है। लेकिन USA में कौन सा जगह की कंपनी है ये, जिसे हम आज पेमेंट ऑनलाइन कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट करते हैं, चीज़ों को हम और बेटर करने के लिए, ये कहाँ की कौन से जगह की है, तो आप समझ लीजिएगा, बहुत लेटेस्ट न्यूज है, कुछ सिनसिनाटी, ठीक है, सिनसिनाटी। हालांकि ये बहुत फेमस जगह नहीं है, लेकिन सिनसिनाटी अभी तक ये इतना फेमस नहीं था, लेकिन अब ये USA का एक जगह है जिसको हम बोलते हैं ओहियो यूनिवर्सिटी, हाँ, ये बहुत बार मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में सुना ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपसे और चीज़ें पूछ लूँ, अब जो मैं पूछने वाला हूँ मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है। मुझे बताइएगा कि पहले बताओ NPCI का हेडक्वार्टर कहाँ है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी बताओ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NPCI, बोलो। मैंने आप लोगों को बताया था जिस भी टर्म में अरे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है तो USA कैसे होगा हेडक्वार्टर, कॉमन सेंस नाम की चीज़ है क्या तुम्हारे अंदर, मुंबई, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था कि जिस भी, जैसे कि मैं आपसे मैंने बोला था जिस भी टर्म में ऑफ इंडिया लिखा हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखो हर जगह पे ऑफ इंडिया दिख रहा है ना, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बोलो कहाँ है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई। मुंबई में। हालांकि एक एक्सेप्शन भी है, यूटीआई, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वो थोड़ा सा अलग है, जिसका कोलकाता रहेगा। बट फिलहाल इतना चीज़ आप समझ लीजिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? कहाँ पे है? एनपीसीआई का। तो हम एनपीएससी की बात कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर की बात, फुल फॉर्म तो आपको समझ में आया, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। आपसे एग्ज़ाम पूछा जा सकता है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट ये, देखो ये एग्ज़ाम है ना, अभी मैं देख रहा हूँ लास्ट के जितने भी 2 साल में हो रहे हैं ना, डेट्स वाले क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं ये लोग, इस्टेब्लिशमेंट वाले। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, हद ही मचा दिया है इन्होंने, तो तांडव मचा दिया। इस बार CHSL का भी पेपर हुआ तो 3 क्वेश्चन डेट वाले पूछे थे। और अभी मैं आपसे ये भी चीज़ पूछूंगा, वैसे तो मेरा टाइम ही हो गया, लेकिन चलो भी पूछ लेता हूँ मैं। लेकिन ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट का बताओ पहले। 2008 में हुआ था। कब हुआ था? 2008 में। अच्छा, MD या CEO कौन है इसके? MD CEO कौन है बताओ? दिलीप असबे। दिलीप असबे। दिलीप असबे क्या है? जल्दी बोलो। दिलीप असबे कौन है भाई? जल्दी बताओ। CEO कहाँ के? यू CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? चीफ एग्जीक्यूटिव। यस अच्छा मुझे बताओ, कोटक महिंद्रा बैंक के CEO कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक के CEO कौन है? जल्दी बताओ। उदय कोटक। उदय कोटक। चलो अब अपन जल्दी से फटाफट मई मंथ का इंपॉर्टेंट डेज बात करते हैं, 100% क्वेश्चन आएगा। चलो 1 मई की बात बताइए आप। 1 मई को हम क्या मनाते हैं? लेबर डे मनाते हैं। महाराष्ट्र दिवस। लेबर डे मनाते हैं या फिर महाराष्ट्र दिवस मनाते हैं? महाराष्ट्र डे। ठीक है, कामगार। चलिए बहुत बढ़िया। मुझे बताइए 2 मई को क्या मना, 2 मई को छोड़ो, 2 मई उतना इंपॉर्टेंट नहीं, 3 मई का बताओ। 3 मई को क्या मनाते हैं हम लोग? प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, प्रेस फ्रीडम डे। देखो एक क्वेश्चन 100% आना है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, कुछ हो ना हो ये चीज़ तो भूलना ही मत। ठीक है, चलिए 3 मई की बात की, 4 मई की बात करते हैं। 4 मई को हम क्या मनाते? 4 मई को हम मनाते हैं अस्थमा डे। क्या? अस्थमा। अस्थमा डे। ठीक है, अस्थमा डे। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 8 मई को क्या मनाते हैं? देखो वैसे मैं याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। देखो 4 लाख रुपए अस्थमा ठीक कराने में खर्च हो गए। चलिए 8 मई की बात करते हैं, मैंने तो ऐसे याद किया था, तुम लोग देख लेना अपना। रेड क्रॉस। अब देखो इसको मैंने कैसे याद किया था, फिल्म देखे हो 7 खून माफ? हाँ, प्रियंका चोपड़ा। फिल्म का पता नहीं, मैं भी फिल्म नहीं देखा हूँ, लेकिन मैंने ये बोला है कि 8 से 8 खून माफ। खून कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, चलिए अगला है 15 मई। 15 मई को मनाते हैं हम फैमिली डे। क्या मनाते हैं? फैमिली डे। इसको मैंने कैसे याद किया, जानना चाहते हो आप? बोलो यस और नो। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि कोरोना के शादी में सिर्फ 15 लोग अलाउड हैं, फैमिली मेंबर के सिर्फ 15 लोग अलाउड हैं। कितने लोग अलाउड हैं? कोरोना में अगर शादी करते हो तुम तो 15 लोग अलाउड है। वैसे तो 25 है, बट मैं बोल रहा हूँ कि 15 लोग अलाउड है। मैंने ऐसे याद किया था तो मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक, आपकी अपनी चॉइस है। 17 मई को मनाते हैं क्या? हाइपर टेंशन डे। हाइपर टेंशन डे। अब आप जानना चाहते हो इसको मैंने याद कैसे किया था? हाँ भाई बोलो। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने याद किया था कि पूरे 17 जितने 17 मतलब होता है ना, सारे लोग टेंशन ही दे रहे हैं, तो सारे से मैंने 17 याद कर लिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट 16 मई को मनाते हैं हम डेंगू डे। क्या मनाते हैं? डेंगू डे। डेंगू डे। ठीक है, डेंगू डे। इसको मैंने ऐसे याद किया था 16D। अब एक पिक्चर में 13B। देखो 13B। अच्छा हाँ बिल्कुल सही तुमने सोचा, एकदम सही गए हो बिल्कुल। 13B नाम का एक पिक्चर था, तो मैंने सोचा कि उसका नया वर्जन रिलीज हुआ है 16D। लेकिन मैंने एक तरीके से और एक फिल्म देखा था, देखो एक नहीं 16, और मैंने एक चीज़ और याद रखा था, 16 दिसंबर नाम का एक पिक्चर था जिसमें कि एक हाईजेक करते हैं ना एरोप्लेन को, जिसमें कौन था, जमीन वाला कुछ था, है ना। तो मैंने ऐसे याद किया था कि 16 दिसंबर को क्या हुआ था? एक प्लेन हाईजैक हुआ था, एक फिल्म था, तो मैंने इसको ऐसे याद किया 16D से डेंगू डे। ठीक है, चलिए 20 मई को क्या मनाते हैं? जल्दी बताओ। 20 मई को मनाते हैं बी डे। बी डे है ना। ठीक है, तो आप कुछ लोग बोलते हैं कि 20 मधुमक्खी को क्या किया?
भगा दिया या फिर जैसे भी आप इसको याद करना दिया चाहते नाश्ते हैं। पे। ठीक है, 21 तारीख को, ठीक है, 21 तारीख को, 21 मई को क्या मनाते हैं? टी डे मनाते हैं, ची डे, हाँ वही मनाते हैं। और दूसरा है एंटी टेरर डे। एंटी टेरर डे हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, जल्दी बताओ। राजीव गांधी का क्या हुआ था? मार्टिर हुआ था, यानी मतलब अटैक हुआ था उनके ऊपर। ठीक है, तो 21 मई को, तो यहाँ तक तो है, बाकी का चीज़ें, बाकी का 28 तक आप लोग कर लेना। बहुत हो गया आज का, कहानी ख़त्म। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. तो आज की सेवा समाप्त। और इसी Yes. तरह से देखो, अब आपको मैं बताता हूँ, जिस तरह से मैंने एक नोट्स जैसा बनाया, आपने देखा जैसा इस टाइप से मैंने पॉइंटर्स लेके बनाए, बराबर ना? बोलो, क्लियर है? यस सर। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, नोट्स के रूप में डेली बेसिस पे अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना है। अब ये नहीं कि इतना लंबा सा कहानी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं, एकदम शॉर्ट में छोटा छोटा करके अपना एक खुद का नोट्स होना चाहिए, A4 साइज पेज में हो या जैसे भी आपको लगे वैसा बनाइए और फिर कीजिए। ठीक है, चलो बाय Yes, sir. Okay, sir. बाय। So we have covered the questions based on current affairs and most important questions of May month. So those who are new to this channel, subscribe to this channel and share with your friends. You can join the Telegram channel by typing Daily Current Affairs by Ravi Ranjan sir, and you must press the bell icon for the further notifications of this topic. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you.